तो आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 क्लास नंबर 9th का। आज हम इसके सारे क्वेश्चन से करने वाले हैं 1 to 1 1 से लेकर 17 तक सारे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखेंगे, जिसे रिटर्न करना है वो रिटर्न भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म बेस्ड ऑन द क्लू गिवन इन द पैरेंथेसिस, यानी जो क्लू दे रखा है उसके हिसाब से दोनों में डिफरेंस बताइए। 1 सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और उसमें क्लू है परमेबिलिटी। तो आंसर चेक करते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों के परमेबिलिटी का आधार पर क्या अंतर है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल मतलब होते हैं कि कुछ सब्सटेंस को पास करने देती है, कुछ सब्सटेंस को नहीं करने देती। नीचे लिखा हुआ है अलाउ सब सब्सटेंस टू पास सिलेक्टिवली परमेबल, कुछ सब्सटेंस अंदर जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। जबकि सेल वॉल कैसी है, फ्रीली परमेबल, यानी कोई भी आओ जाओ ज़्यादातर पास ही हो जाए, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड में आर ई आर एंड एस ई आर, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो देखो आर ई आर यानी रफ ई आर और एस ई आर यानी स्मूथ ई आर। तो रफ कहते हैं कि इसके पास राइबोसोम होते हैं उसके सरफेस पे, तो वो रफ हो जाता है। ठीक है, तो इसका सरफेस स्ट्रक्चर के आधार पर क्या है, नीचे लिखा हुआ है आर ई आर यानी रफ ई आर हैज़ राइबोसोम ऑन सरफेस अपीयर रफ। इसके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम कैसे देखा जाता है, रफ दिखाया जाता है। एस ई आर मतलब स्मूथ ई आर, इसके पास क्या होता है, इसके पास राइबोसोम नहीं होते, नहीं होने को कहते हैं लैक यानी कमी होना। तो लैक ऑफ राइबोसोम्स अपीयर स्मूथ, इसकी वजह से कैसा होता है, स्मूथ दिखाई देता है। देखो हल्की सी आवाज़ या एयरपोर्ट लगा लोगे बढ़िया रहेगा। बाकी आप इसकी क्वालिटी जो है वीडियो की थोड़ी हाई करके चलाना ताकि आपको देखने में आसानी हो। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, पिगमेंट के आधार पर क्या होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये हरा कलर देता है पत्तियों को। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है कैरोटिनॉइड जिसकी वजह से ये येलो या फिर रेड या फिर ऑरेंज इस तरह के कलर देता है। ये इसका आंसर भी लिखा हुआ है नीचे। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, इसका पिगमेंट होता है ग्रीन, और क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटिनॉइड जिसका पिगमेंट होता है येलो, ऑरेंज या फिर रेड पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 टू सिमिलर एनिमल सेल आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन। दो एक जैसी एनिमल सेल है उनको अलग तरह के सॉल्यूशन में डाला गया है। सेल एक्स इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, सेल एक्स को बिल्कुल प्योर वाटर में डाला रखा है। सेल वाई प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास हमें क्या है, उसमें हमने सॉल्ट मिक्स कर रखा है जो भी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है सेल आर ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के लिए हमने दोनों को छोड़ दिया और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया सेल एक्स 12, जो सेल एक्स थी यानी पहली वाली सेल जो प्योर वाटर में रखी थी वो तो फूल गई, जबकि सेल वाई सिंक, लेकिन जो सेल वाई थी वो क्या सिरिंक हो गई यानी वो सिकुड़ गई। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्वेशन करी है इसका करेक्ट एग्जाम स्टेटमेंट कौन सा होगा, जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से। नंबर ए सॉल्ट मोलिक्यूल मूव इनटू सेल वाई कॉजिंग इट श्रिंक, जो सॉल्ट के मोलिक्यूल हैं वो सेल वाई के अंदर गए जिसकी वजह से वो श्रिंक हुई है। अगर मोलिक्यूल अंदर जाते तो वो फूलती लेकिन वो श्रिंक नहीं होती। तो पहला ऑप्शन तो ये तो पक्का गलत है। बी वाटर मूव इनटू सेल एक्स एंड मोर वाटर मूव आउट ऑफ सेल वाई द सेल वाई देन द सॉल्यूशन इंटर इन इट। दूसरे में देखा कि जो सेल एक्स है उसमें क्या है, पानी उसके अंदर गया है और उससे भी ज़्यादा अंदर गया है वाई के अंदर। तो अगर देखो उससे ज़्यादा अंदर जाता वाई के अंदर तो वो फूल थी लेकिन वो क्या श्रिंक हुई है। तो ये स्टेटमेंट कैसे गलत है। सी वाटर मूव इनटू सेल एक्स एंड मूव आउट ऑफ सेल वाई, यानी सेल एक्स के अंदर वाटर गया है और सेल वाई से वाटर बाहर आया है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, उनके दोनों के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेल एक्स में गया है तो वो कैसी होगी, वो हो गई स्वेल यानी फूल गई, और सेल वाई से क्या है, पानी बाहर आया है तो वो कैसी हो गई, वो श्रिंक हो गई। ठीक है, तो उससे सी जो है वो राइट आंसर है। बाकी आप डी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूट मूवमेंट कॉज ऑस्मोसिस इन बोथ सेल्स, कोई दिक्कत नहीं, सी इज़ द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन समझिए तो समझो। ऑस्मोसिस की वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेम प्रेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के पास जो है वो मूवमेंट होता है पानी का, वो वाटर का, इसे प्रोसेस कहते हैं ऑस्मोसिस। अब जो हमने प्योर वाटर रखा और जो हमने सिर्फ पास सेल थी, तो सेल के अंदर जो भी होगा पानी वो प्योर से तो थोड़ा ज़्यादा ही कंसनट्रेटेड होगा ना, तो पानी जो प्योर था वो क्या सेल के अंदर चला गया, इसकी वजह से सेल फूल गई। और वाई में क्या था, जो सॉल्यूशन बाहर था वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, तो सेल के अंदर का पानी बाहर आ गया, इसकी वजह से वाई के जो श्रिंक हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो डायरेक्ट डायग्राम दे रखा है, और जैसे डायग्राम मेरे क्वेश्चन होता है ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग को आसानी भी रहती है और थोड़ा सा टिपिकल भी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, थोड़े से टिपिकल होते हैं बस इस तरह से। लुक एट द डायग्राम ऑफ द सेल इन द फिगर, आइडेंटिफाइड द पार्ट्स लेबल्ड ए टू जी एंड करेक्टली बी, मैच देम विद देयर फंक्शन गिवन बिलो। देखो ये दे रखा है और उसके फंक्शन दे रखे हैं नीचे कि ये कुछ ऐसा करता है ऐसा करता है, और मैच करना है कि कौन सा क्या कर रहा है। ठीक है, चलो मैच करते हैं। फिर सबसे पहला है
ए वाला पार्ट क्या है? ए वाला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये होता क्या है? ये पूरी सेल को जो है वो सांस लेने में मदद करता है। तो ए में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, और सही सेकंड से मैच करेगा साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ से क्या है पूरी सांस लेती है। ठीक है। बी में क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से क्या मैच कर रहा है? कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी ये पूरी सेल की जो एक्टिविटी होगी उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है। सी में क्या है? सी में है गोल्जी अपार्टस। ये सी वाला पार्ट है, इसे कहते हैं गोल्जी अपार्टस। ये क्या करता है? पैक एंड स्टोर द मटेरियल रिसीव फ्रॉम ईआर। जो भी ईआर यानी एनर्जी के रिसोर्स होते हैं उससे जो भी आएगा ना, वो सारा ये क्या है? ये स्टोर करता है, पैक करेगा और स्टोर करेगा मटेरियल सारा। डी पे क्या है? डी पे ये पार्ट सही के ऊपर वाला, उससे कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? ये ये मदद करता है खाना बनाने के लिए। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? हेल्पिंग मैन्युफैक्चरिंग फूड्स। ई में क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या कहती है? सेपरेट द सेल वॉल फ्रॉम द सराउंडिंग। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से इसको सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेपरेट करती है सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग। जो सेल के अंदर का हिस्सा है उसको सराउंडिंग से वो करती है, सेपरेट करती है। एफ का सबसे बाहर वाला आउटर का सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू सेल। ये क्या है? ये सेल को मजबूती प्रदान करता है थोड़ी सी। और जी में क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल एक खाली जगह होती है। स्टोरेज ऑर्गेनल्स दैट आल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल्स। तो इसमें थोड़े से ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं, ऑर्गेनल पड़े होते हैं जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द पेयर सेल ऑर्गन आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरीज। कौन सा है जो मतलब करेक्ट पेयर में बैठ रहा है? तो सबसे पहले प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो देखो, प्रेजेंट इन प्लांट सेल सेल्यूलोप्लास्ट दे रखा है, और इस मतलब सारे ऑप्शन दे रखा है। फिर कह रखा है कि पेयर ए इज करेक्ट, पेयर बी इज करेक्ट, पेयर सी कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही हो? तो पेयर ए सही होगा, क्योंकि प्लांट सेल में ल्यूकोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल इज, ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है, सेल वॉल होती है प्लांट सेल में। अगर कहीं लिखा है कि सेल वॉल एनिमल सेल में होती है तो वो झूठ है। ठीक है। ओके, पूरा नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखा है कि टू स्टूडेंट रेनू एंड रोहित वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द प्लास्टिड। रेनू emphasized that all parts of the plants, even roots, contain plastid. However, Rohit did not agree with the statement and told her that the plastid are absent in the plant roots. Since the roots are undergrounded and do not need to perform photosynthesis, who is correct? Justify. देखो, रेनू और रोहित दो स्टूडेंट हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि जो प्लास्टिड होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में काम करता है प्लांट में, वो रेनू का कहना है कि वो पूरे प्लांट में हर जगह होता है, जबकि रोहित का ये कहना है कि वो रूट्स में नहीं होगा, बाकी हर जगह मिलेगा। तो कौन इसमें सही है? तो देखो, इसमें रेनू सही है, क्योंकि वो हर जगह प्लास्टिड मौजूद होता है खाना बनाने की हर जगह पर, चाहे वो रूट हो चाहे वो कहीं पर भी हो। जस्टिफिकेशन देख रहे हैं, रेनू इज करेक्ट। जस्टिफिकेशन, प्लास्टिड आर प्रेजेंट ऑल प्लांट सेल इंक्लूडिंग रूट्स। इन रूट प्लास्टिड अकर एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड होता है, वो कैसा होता है? ल्यूकोप्लास्ट के फॉर्म में होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है वो, इसलिए वो तो कैसे होती है? कलरलेस होती है रूट। विच स्टोर फूड लाइक स्टार्च, आल्सो रूट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे स्टिल कंटेन प्लास्टिड टू स्टोर ऑल द फंक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू important organelles in a plant cell. Discuss how these two organelles are structurally and functionally similar to each other and different from each other. बताना है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किस तरह से एक जैसे भी हैं और डिफरेंट भी है। तो सबसे पहले करते हैं कि एक जैसे कैसे हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का क्या है? वो सेम होता है। बोथ आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, पहला पॉइंट। दोनों में कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। बोथ हैविंग ओन डीएनए एंड राइबोसोम, सेमी ऑटोनोमस। दोनों के पास क्या होता है? अपना राइबोसोम होता है और अपना डीएनए होता है। बोथ आर इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेल। दोनों क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी, ये सेल में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मदद करते हैं। और डिफरेंस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को चला फंक्शन और क्लोरोप्लास्ट का अलग। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टिया, यानी जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड होती है, क्रिस्टिया मतलब सिकुड़े आकार में। और फंक्शन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, रिलीज एनर्जी, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया का तो सेल को ऑक्सीजन यानी सांस लेने में मदद करता है, जिससे कि वो एटीपी यानी एनर्जी रिलीज करती है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? कंटेन टाइलेको टाइलेकोइड्स यानी ग्रेना होते हैं इसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रेना होता है, जिसमें क्लोरोफिल भी होता है संग में।
फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है जिससे खाना बनता है ग्लूकोज। और सी सिर्फ प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए, दोनों में से किस में जो है वो डीएनए होगा, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम नहीं, अभी हमने जस्ट क्या पहला क्वेश्चन पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, इन दोनों में राइबोसोम वो डीएनए होता है और किसी में नहीं होता है। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, जो दोनों में क्या होता है डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ए रिसर्च कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच सी took two carrot in similar size, दो कैरोट सेम साइज की, सी प्लेस वन कैरोट इन प्लेन वाटर एंड विद अनदर कैरोट इन द कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। एक तो नॉर्मल पानी है और दूसरा क्या है उसमें सॉल्यूशन डाल रखा है कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। 24 घंटे बाद दोनों में क्या ऑब्जर्वेशन होगा, जस्ट हमें थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आया था वही सेम चीज़ यहाँ पे कि जो प्लांट जो ए वाला होगा वो फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और जो बी वाला होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है, अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, एक्सपेरिमेंट सेट ऑफ हैविंग कैरोट ए प्लेन वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, What hypothesis does she went to test through this experiment, वो उसको क्या इसमें hypothesis मिलेगा ये देखना है। आगे what would suggest to improvement on this experiment, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट में इंक्रीज हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये आपको बताना है। Why does the carrot plain water stay stiff and crunchy but the carrot in concentrated salted pulp become rubbery and limp, यानी जो पहली वाली है वो कैसे बढ़िया हो जाती है, दूसरी वाली कैसे वो लिम्प हो जाती है, सूख जाती है, ये आपको बताना कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला हाइपोथेसिस क्या है, ऑस्मोसिस कॉजेज वाटर मूवमेंट, इस सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या है, इसके अंदर ऑस्मोसिस होगा, वाटर की मूवमेंट होगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल गेन वाटर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूशन में मतलब नॉर्मल पानी होगा वहाँ तो सेल में जो है वो वाटर अंदर जाएगा, गेन होगा, एंड लॉस वाटर इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, और जहाँ पे सेल में वाटर मतलब सेल के वाटर को बाहर के वाला जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा तो सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा यानी लॉस हो जाएगा। ये थी इसकी हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, यूज़ कैरोट पीस ऑफ इक्वल साइज एंड वेट, जो इक्वल जो साइज हो ना, यानी जब इस एक्सपेरिमेंट हम क्या बढ़िया कर सकते हैं कि जो साइज है कैरोट का वो बराबर हो और उनका वेट भी बराबर हो। मेजर इनिशियल एंड फाइनल मास लेंथ, कि जो स्टार्टिंग में डाला उनका मास यानी वजन और लेंथ नापें और जैसे साइज भी नापें यानी वही साइज लेंथ, और जो एंड होगा फाइनल में वहाँ पे हम उसका मास और लेंथ नापें। कीप टाइम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, कोशिश करें कि दोनों बार का जो टाइम और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया या टाइम बहुत ज़्यादा लग किसी में ज़्यादा किसी में कम लगा, ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। रिपीट फॉर एक्यूरेसी, और 2-3 बार करके देखो ताकि आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर मिले। रीज़न फॉर ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो इन प्लेन वाटर वाटर इंटर सेल, सेल बिकम टर्जेड यानी फूल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वाटर उसके अंदर घुस जाएगा, कैरोट स्टे स्टिफ, जो कैरोट है हमारे वो कैसे होगा स्टिफ होगा, कैसे होगा लिबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और दूसरे में क्या है, इन सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर लीव्स सेल्स, जो पानी होगा वो सेल के अंदर से बाहर निकल जाएगा, सेल बिकम फ्लैसिड फ्लेमोसिस, यानी वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ सी जाएगी हल्की हल्की सी। और फ्लेमोसिस का मतलब होता है कि वो अपना एग्जैक्ट आकार से छोटे आकार में हो जाएगी। ठीक है, कैरोट बिकम लिम्ब, जो इससे कहा होगा जो गाजर है वो सिकुड़ जाएगी, लिम्ब हो जाएगी, सिकुड़ना। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिकेट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल, बताना कि कौन सा स्ट्रक्चर एनिमल सेल में होगा, कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, ये हमें बताना है। सॉल्यूशन देखना सबसे पहला क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम तुम्हारे बैक्टीरिया हो या प्लांट हो दोनों में जरूरी होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखो बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, बैक्टीरियल सेल बहुत छोटे होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है। गोल्जी एपरेटस बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है। और क्रोमोप्लास्ट ये भी बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है, यानी सिर्फ क्रोमोसोम है दोनों में, बाकी बैक्टीरियल सेल में छोटे बहुत छोटा सेल होता है, इसके पास अपना बहुत ही कम आइटम होता है लेकिन जिंदा सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, carry out of the following experiment, take 4 peeled potato halves and scoop each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from boiled potato. Place each of the potato cups in beaker contained water. Now set up the experiment as follow. अब पूरा एक्सपेरिमेंट करके पता कि क्वेश्चन ही चल रहा है, अभी बहुत लंबा है। पहले नॉर्मल पोटैटो, फिर बॉइल्ड पोटैटो, शुगर है, सॉल्ट है, और यहाँ पे शुगर था, यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया, फिर यहाँ पे शुगर है। कीप कप ए एम्प्टी, कप ए है उस पर कुछ रखना नहीं है फालतू, नॉर्मल चलन देना है। लेकिन दूसरे वाले में क्या करना है, पोटैटो हमने उबाल के डालना है। आगे देखते हैं क्या है, ऐड टी स्पून शुगर इन कप बी, 1 कप टी स्पून का हमें उसमें डालना है, कप बी में डालना है। ऐड वन टी स्पून
सॉल्ट इन कप सी में हमने नमक डाल दिया। ऐड 1 टीस्पून बॉइल्ड पोटैटो, यानी डी वाले में जो पोटैटो है वो बॉइल्ड रखना है और उसमें से भी हमने शुगर ही डालना है इन कप डी। ऑब्जर्वेशन द 4 पोटैटो कप्स टू लीव 2 आवर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 2 घंटे के लिए छोड़ दो और फिर आंसर बताओ जो क्वेश्चन नीचे पूछा गया। एक्सप्लेनेशन, वाई वाटर गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी, इनमें जो है वो वाटर कैसे अंदर आ गया कप बी और कप सी में। तो इसका आंसर पढ़ते सबसे पहले, वाटर गैन इन कप बी एंड कप सी ड्यू टू ऑस्मोसिस, की किसकी वजह से होगी, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। लो कंसंट्रेशन की जगह से हाई कंसंट्रेशन की जगह पर भागने तैयार किया था पानी। The sugar salt solution inside more concentrated, how water move from surrounding dilute solution weaker water into the cup through the potato tissue semi permeable membrane। यहाँ पे जो पोटैटो टिश्यू उन्होंने सेमी पेरिवेबल मेम्ब्रेन का काम किया और जो हमारा वाटर था वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ भाग के चला गया। तो इसकी वजह से जो है वो बी और सी में क्या है वो ज़्यादा अमाउंट उसमें जो है पानी ऐड हो भर गया। सेकंड है, वाई कप ए इज़ नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, क्या ए का यहाँ पे क्या रोल था जबकि वो तो खाली रखा था। कप ए एक्ट एज अ कंट्रोल, इट शो दैट विदाउट एनी डाइल्यूट और नॉर्मल वाटर मूवमेंट अकर इन द कैविटी। ये दिखाने के लिए था कि अगर हम यहाँ पे खाली रखते हैं तो उसमें क्या वाटर मूवमेंट होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो हम उसे नॉर्मल मतलब उसे कंसिडर करेंगे और नहीं होता है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सी, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गेट इन द होलो पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी। अभी बताना है कि जो ए और डी में उसमें पानी क्यों नहीं आया। देखो तो कप ए में नो कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन, तो नो ऑस्मोसिस नो वाटर कलेक्टेड। कप ए में कोई डिफरेंस था ही नहीं, कोई उसके अंदर कोई ऐसा सामान आइटम पड़ा नहीं था जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड तो पानी ऑस्मोसिस हुआ ही नहीं, पानी अंदर आया नहीं। डी में क्या हुआ, कप डी बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो का तो बॉइलिंग डिस्ट्रॉय द सेमी पेरिवेबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जब आपने मतलब जो आलू उसको गर्म कर दिया ना तो उसका पोटैटो का जो नेचर था सेमी पेरिवेबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करने का वो ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म ही हो गया तो ऑस्मोसिस हुई नहीं और पानी अंदर आया ही नहीं, बात ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैच द सेल ऑर्गेनल विद इट फंक्शन, मतलब ऐसा वो मैच करना है जो मतलब सही ना हो। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस सही है। एस सी आर लिपिड एंड सेलुलोज सिंथेसिस गलत है। एस सी आर होता है स्मूथ ई आर, ये तो एनर्जी का काम करते हैं। ये लिपिड और सेलुलोज यहाँ पे कहाँ से आ गए, तो ये वाला क्या है कि इनकरेक्ट है। रीजन क्या है, एस सी आर सिंथेसाइज लिपिड बट सेलुलोज इज सिंथेसाइज एट द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड को तो एस सी आर सिंथेसाइज कर सकता है लेकिन सेलुलोज ने को नहीं करता, ये सेल मेम्ब्रेन करती है, नॉट ना कि एस सी आर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आंसर ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12, ज़्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ाते लिखते रहो समझते रहो उसे लगातार नोट करते जाओ, आगे काम आएगा। What outcomes do you expect if all the mitochondria are removed from the eukaryotic cell? eukaryotic cell में अगर माइटोकॉन्ड्रिया का हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, द सेल वुड डाई, तो सेल ही मर जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फंक्शन करता है, रेस्पिरेशन का फंक्शन करता है, इससे ही सारी सेल को एनर्जी मिलती है। आंसर पढ़ते हैं, सेल वुड बी डाई, मर जाएगा। रीजन, माइटोकॉन्ड्रिया द मेन साइट ऑफ एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू सेल रेस्पिरेशन, विदाउट देम सेल कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी इनफ एनर्जी टू कैरी आउट एसेंशियल फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस एंड डिवीजन लीडिंग टू सेल डेथ, जिससे क्या सेल मर भी सकता है अगर माइटोकॉन्ड्रिया हटा दे तो। क्वेश्चन नंबर 13, विच फिनोमेना इनहिबिटेड द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, कैन प्लांट आल्सो डेवलप ट्यूमर, एक्सप्लेन। देखो पूछा कि जो ट्यूमर होता है ये कौन से फिनोमेना की वजह से होता है, ये होती है अनकंट्रोल ग्रोथ होती लगती है सेल की, उसे हम लोग कहते हैं उसकी वजह से हमारा ट्यूमर हो गया। और ये पूछा क्या है प्लांट टाइप होता है, तो बिल्कुल प्लांट टाइप होता है। तो इसका आंसर पढ़ने से फिनोमेना का नाम है कंटेंट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद नाइबरिंग सेल, जो नॉर्मल सेल है वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं जब वो नाइबरिंग सेल का कॉन्टैक्ट होता है। प्रिवेंटिंग अनकंट्रोल ग्रोथ, जिसकी वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है और इसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है। यानी जो हम कहते हैं कि कैंसर है वहाँ पर उस हिस्से में क्या होता है वो सेल लगातार बढ़ती जाती है, कंट्रोल ही खो जाती है पूरी बॉडी की, इसे कितना बढ़ना है कितना रोकना है कुछ नहीं, बढ़ती जाती है। उससे हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो ट्यूमर बन गया है। और ये चीज़ जो है वो प्लांट में भी होती है। येस प्लांट कैन, आगे बढ़ते हैं, प्लांट एंड ट्यूमर। येस प्लांट कैन डेवलप ट्यूमर लाइक ग्रोथ, एग्जाम्पल क्राउन गोल्ड डिजीज, हाउएवर दिस डू नॉट स्प्रेड लाइक कैंसर इन एनिमल, ये इस कैंसर ऐसा नहीं होता बिकॉज प्लांट सेल आर फिक्स इन प्लेस ड्यू टू द सेल वॉल एंड सो दे डू नॉट मेटास्टेसिस, यानी ये इतना खतरनाक नहीं होता जैसा कि एनिमल सेल में होता है कि जो बीइंग है वो मर ही सकता है। तो प्लांट में ऐसा नहीं है क्योंकि इसके पास प्लांट में सेल वॉल होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है, जिसकी वजह से उसका जो सारा फंक्शन है उसे जगह रोक के रखता है।
क्वेश्चन नंबर 14. The cell membrane of a cell is made up of protein and lipid, which cell organelles help in the synthesis of cell membrane. Written the path of this compound from their site of synthesis to the cell membrane and show this थ्रू अ लेबल डायग्राम. बिल्कुल नॉर्मल है. देखो ऑर्गेनल्स में कौन कौन से होते हैं. एस सी आर होता है, आर ई आर होता है और गोल्जी एपेटाइटिस होता है. एस सी आर क्या होता है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आर ई आर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गोल्जी एपेटाइटिस तो बिल्कुल सिंपल सा मॉडिफाई पैकेज करता है और ट्रांसफर करता है आगे कि वहीं से ले जाओ. ठीक है, पाथवे क्या है इनका, पाथवे पढ़ते हैं. प्रोटीन एस सी आर में बनेगा, लिपिड प्रोटीन आर ई आर में बनेगा, लिपिड एस सी आर में बनेगा, ट्रांसपोर्ट गोल्जी एपेटाइटिस कर देगा, मॉडिफिकेशन पैक कर देगा इनटू वेसल्स. वेसल्स फ्यूज विद सेल में, जो वेसल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के संग आगे से बढ़ा देते हैं. तो डायग्राम में देखो नीचे क्या दे रखा है. एस सी आर ई आर में बना प्रोटीन, एस सी आर में बना लिपिड, गोल्जी एपेटाइटिस के पास भेजा, गोल्जी एपेटाइटिस आगे ट्रांसफर कर देगा इसमें वेसल्स में यानी फ्यूजन में कि भैया ऐसे आगे बढ़ दो और उसमें क्या सेल मेम्ब्रेन तक पहुँच जाएगा. ये नॉर्मल है. कंक्लूजन निकलता है कि आर ई आर, एस सी आर एंड गोल्जी एपेटाइटिस फ्रॉम द डिलीवरी कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये जो तीनों क्या है, ये सिर्फ डिलीवरी कंपोनेंट है कि कोई एनर्जी या फिर प्रोटीन या फिर लिपिड को इनका डिलीवरी करो, आगे बढ़ो, बात खत्म. क्वेश्चन नंबर 15. What would happen if gametes and are formed by the माइटोटिक डिवीजन. ये क्या, अगर गैमेट्स बने माइटोटिक डिवीजन से तो क्या होगा. सॉल्यूशन, गैमेट वुड बी डिप्लॉयड यानी 2n होते हैं गैमेट इंस्टेड ऑफ हैप्लॉयड n, यानी n नहीं 2n होता है, जबकि जाइगोटिक कैसा होता है, ये 4n होता है. पर रिजल्ट पहले रिजल्ट आफ्टर फर्टिलाइज जाइगोट बिकम टेट्रापोलॉइड यानी 4n होता है. क्रोमोसोम नंबर वुड एवरी जनरेशन लीड टू जेनेटिक इनबैलेंस एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट. कंक्लूजन ये है कि मियोसिस इज एसेंशियल टू मेंटेन द कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशन, यानी माइटोटिक डिवीजन जिसे हम लोग कहते हैं मियोसिस कहते हैं. तो माइटोटिक डिवीजन इज कंपलसरी है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सही पहुंचे आगे वाली जनरेशन में, उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन ये बड़ा है, चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं. A farmer Deepa was very happy with the harvest of amla, Indian gooseberry जो भी कह लो, and lemon on her farm. However, she would sell only 1/4 of the product produced in the local market. Recognizing that a significant amount of produce may be lost post-harvest, she employed a traditional yet scientifically sound method to extract the shelf life of amla and lemon. She turned perishable produce into the profitable products such as pickles and sharbat. She used to excess produce to prepare pickles, murabbas and sharbat by adding appropriate amount of salt, sugar or jaggeries to small pieces of fruit and their juice. These were then stored in small glass bottle for sale, helping her prevent the wastage of the post-harvest product. This shift from farming to agro-processing would strengthen food security and boost the local economy, creating a sustainable model to cut waste while increasing her income based on their above पैसेज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो पूरा दे रखा है कि जो रिया है वो अपने घर से कुछ आमला और लेमन बोती है, वो उसका जो है 1/4 वो बेच देती है, लेकिन बाकी को वो स्टोर करके रखती है कि वो उनसे कुछ प्रोडक्ट बना के बेचेगी. यानी सादा आमला बेच रही है तो किसान को तो वही नॉर्मल रेट बना रहेगी. जब उसका प्रोडक्ट बन के बेच रहा है जूस मुरब्बा या कुछ, तो उसमें रेट अच्छा मिल रहा है, जिसके उससे इकोनॉमी भी फ़ायदा हो रहा है उसे, और जो है वो किसान आगे भी बढ़ रहा है. तो आगे इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं. विच साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैज़ द फार्मर अप्लाइड टू प्रिवेंशन ऑफ द फार्म प्रोड्यूसर. यानी जो उनकी खेती है उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्वेशन यानी रोक के रखने के लिए लंबे समय तक किस तरह, कौन सा साइंटिफिक जो है वो यूज़ किया जाता है तरीका. तो वो नॉर्मल यूज़ है, ऑस्मोसिस का यूज़ किया जाता है. फूड प्रेजेंट बाय हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन, यानी जो ऐसे हाई सॉल्यूटेड कंसनट्रेशन वाले फूड होते हैं वो होता है सॉल्यूट, वहाँ पर जो उनको रखा जाता है कि वो ख़राब ना हो. दूसरा, हाउ डज द एडिशन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट शुगर कंटेन एन एनवायरनमेंट दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी. यानी ऐसा क्या होता है कि हाई कंसनट्रेशन वाले सॉल्ट सॉल्यूशन में बैक्टीरिया और फंगस नहीं लगते. तो उसका आंसर नीचे
हाई कंसंट्रेशन क्रिएटेड एज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाती माइक्रोब्स की, कॉजिंग वाटर मूव टू आउट ऑफ द माइक्रोबियल सेल। इससे क्या होता है, पानी जो है वो बाहर निकल रहा होता है माइक्रोबियल सेल के। प्लाज्मोसिस, माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो और सर्वाइव। जो प्लाज्मोसिस प्रक्रिया में क्या होता है कि माइक्रोब्स जो है वो ग्रो ही नहीं हो पाते, जब प्लांट के अंदर जा ही नहीं पाएंगे, बाहर निकला सारा पानी, तो फिर ग्रो का कोई मतलब इसमें बनता नहीं। तो तीसरा पॉइंट, सगेज अ हेल्दी रेसिपी वो काइंड ऑफ फूड ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी एक बढ़िया तरीका बताओ जिससे कि फूड का प्रिजर्वेशन हो सकता है। व्हाट आर द साइंटिफिक वैल्यू ऑफ एड्रेस इन दिस केस, यानी इससे आप साइंटिफिक वैल्यू क्या समझे। तो सबसे बढ़िया था कि जो लेमन होता है पिकल, हाँ लो ऑयल, उसका हल्की मात्रा में उसका इस्तेमाल करना। कट लेमन, एड शुगर, टर्मरिक एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ जजरीज, कीप इन सनलाइट फॉर फ्यू डेज, स्टोर इन क्लीन जार ग्लास। वही नॉर्मल तरीका, अपने सनलाइट और उसमें हल्दी वगैरह लगा के रखो और कुछ समय के लिए सनलाइट में रख दो, बाकी से स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ख़राब ही नहीं होगा। साइंटिफिक वैल्यू के एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिड्यूसिंग वेस्टेज, जो इसमें फालतू का आइटम जो वेस्ट होने वाला होता है वो वेस्ट नहीं होता है। इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कुछ नया आप सीखते हो और लंबे समय तक अपनी फसल को रोके रखते हो। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आपको आर्थिक रूप से भी मदद इसमें मिलती है। Question number 17. What is the future of the development of the synthetic cell using non-living chemicals? If a synthetic cell is developed, what may be the related ethical issue? ये कह रहा है कि मतलब एक सिंथेटिक सेल जो होती है वो नॉन लिविंग केमिकल्स में किस तरह से रह सकती है और वो डेवलप हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या है। नॉर्मल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन आंसर। देखो फ्यूचर ये कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सिंथेटिक सेल फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल्स, यानी ऐसे मतलब हम ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल कि एक आर्टिफिशियल सेल बन जाए और नॉन लिविंग केमिकल से बने। कोई ऐसा नहीं कि हमने उसमें सेल से सेल निकाले, नॉन लिविंग केमिकल से सेल बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट क्या है पता नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी है। दूसरा एप्लीकेशन इन मेडिसिन, टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी, वैक्सीन, इंडस्ट्री, बायोफ्यूल्स, एंजाइम एंड रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब ये तरीका है कि जब आप ऐसी अन बायोएबल चीज़, यानी जो क्या मतलब आर्टिफिशियल केमिकल से जब आप प्लांट सेल बना सकते हो, कोई सी सेल बना सकते हो, तो इसका एप्लीकेशन आप किसी भी तरह के दवाई में कर सकते हो, डेली वैक्सीन में कर सकते हो, बायोफ्यूल में यानी ईंधन के रूप में कर सकते हो, या फिर एंजाइम के रूप में कर सकते हो। और इससे आप ये रिसर्च कर सकते हो कि जो स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जो धरती पे स्टार्टिंग हुई थी लाइफ की ज़िंदगी की, वो कैसे हुई थी, क्योंकि आप नॉन बायोएबल केमिकल से एक चीज़ बना रहे हो जो कि जिंदा चीज़ है, यानी आप एक सेल बना रहे हो। एथिकल इशू क्या है, मतलब इसमें दिक्कत क्या होगी। इसमें दिक्कत हो क्रिएशन ऑफ लाइफ रेज मोरल कंसर्न, यानी जिस तरह से किसी को जिंदा करना या मारना ये मोरल कंसर्न बन जाएगा। रिस्क ऑफ मिसयूज बायोलॉजिकल वेपन, मिसयूज होता है, अगर कोई ऐसी खतरनाक चीज़ बन जाए कोरोना वोरोना ऐसे, तो उसको बायोलॉजिकल वेपन से भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई दो देशों में लड़ाई हो रही है, दूसरी मिलिट्री पे छोड़ दिया, पता है पूरी मिलिट्री खराब हो गई, तो ये क्या बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, इनका भी यूज़ इस तरह से हो सकता है। अनकंट्रोल सेपरेट ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ऐसा हो सकता है कि आप उसे स्टार्टिंग में तो बना लो लेकिन आप उसे कंट्रोल ही ना कर पाओ, वो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगे उसकी, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन अबाउट ओनरशिप पेरेंटिंग ऑफ लाइफ फॉर्म, कि जो नई लाइफ बनेगी, मतलब केमिकल से जो आपने लाइफ बनाई है, उसका ओनर कौन होगा, उसका मालिक कौन होगा, उसका जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं अपने माँ बाप से, तो उनके जो पेरेंट या जो उनका वो होगा सब कुछ वो उनके माँ बाप के हवाले होगा, लेकिन आपने एक बिल्कुल नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया, उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब ये एथिकल इशू बन सकता है। और नीड फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड बायोसेफ्टी कंट्रोल, ज़रूरत है कि बहुत सख्त कानून बने और बायोसेफ्टी कंट्रोल, यानी हर किसी भी तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा लैब में जाके किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करके बाहर निकाल जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी बायोसेफ्टी कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने पढ़े क्वेश्चन नंबर 17 तक। आपको रिटर्न करना आप रिटर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ठोको, कमेंट करो, और देखो इन्फॉर्मेशन वीडियो सारे बनाऊंगा मैं इस पूरी बुक के हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट करो कि आपको अगर इस पूरे के पूरे चैप्टर से कोई भी चीज़ ऐसी डाउट लग रही है कि इसमें मतलब आपको ये लग रहा है कि सर जी ये वाला पॉइंट आपसे छूट गया या आप इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कमेंट में तो लिख दो, क्योंकि आप लिखोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करूँगा, गारंटी वाली बात है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और बाकी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर या आपको कुछ भी चाहिए तो वो इसी मतलब आप चैनल के अंदर जाओगे आपको इसके नीचे लगातार मिलते रहेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 था, फिर 3, 4, 5, 6
और इसके अलावा आप अगर हायर क्लासेस में या फिर जूनियर क्लास में अपने छोटे भाई बहनों को सेंड करना चाहते हैं तो क्लास 8 के मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। हायर क्लासेस यानी 10th में जब आप लोग आएंगे तो उस आपके के साथ साथ हम इसे और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और ये सारे आपको चैप्टर का मिलने वाला है मतलब SST वगैरह का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। अभी साइंस का स्टार्ट है। इसके बाद मैथ का जो होगा वो बाकायदा ब्लैक बोर्ड पे होगा, 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ी हाई लेवल का। ठीक है, तो वीडियो को तो लाइक, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।